नमस्कार दोस्तों। हम लोग यूपी जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे कि जो प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो 2 सीरीज हम लोग कर चुके थे और इतिहास सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, एक सूचना ये है कि आप लोग पीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जीएस संबंधी अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। फिलहाल इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन रोहित ओझा सर के चैनल पे अभी ये डिस्कशन हमारे द्वारा किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1913, 1912, 1911 या 1910 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये 1911 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में हुआ था और 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनी थी कोलकाता के स्थान पे। दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था कोलकाता के स्थान पर। और यह सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी थी, उनके भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन किसके लिए किया गया था? सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के लिए, और ये 1911 में हुआ था। और दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और साथ ही बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया था। तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग किए गए? 1911 में, और यह विभाजन 1912 से लागू हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था कि दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था। इसमें और क्या फैक्ट हो सकते हैं ये आपने देखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है म्लेच्छ किसे कहा जाता था। किस ग्रंथ में ये कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते वे म्लेच्छ थे? गोपथ ब्राह्मण, शतपथ या बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। शतपथ ब्राह्मण में ये उल्लिखित है कि जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाते वे म्लेच्छ कहे गए। और इस ग्रंथ में म्लेच्छ उन्हीं को कहा गया जो संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषाओं को बोलते थे। ठीक है, संस्कृत परंपरा से भिन्न भाषाओं को बोलने वाले को शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ कहा गया है। और वह अन्य ग्रंथों में भी भारत से बाहर जो आक्रमणकारी यहाँ आते थे उनको भी भारत के लोग म्लेच्छ मानते थे। म्लेच्छ एक तरह से अछूत जातियों के अंतर्गत आते थे। तो ये आपका हो गया, शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। इसमें एक तरफ राजा और दूसरी तरफ उनकी पत्नियों का नाम दिया गया है। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम दत्ता देवी, समुद्रगुप्त कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार देवी, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। तो इसमें आपको मिलान करना है। ये सारे गुप्त राजवंश से संबंधित नरेश हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गुप्तों में जो क्रम था वो क्या था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम थे और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। हालांकि रीवा के पास एक अभिलेख मिला है जो जिसको सुपिया अभिलेख कहा जाता है, उसमें श्री गुप्त का भी चर्चा किया गया है। श्री गुप्त और घटोत्कच का भी नाम आता है। तो प्रथम ऐतिहासिक शासक अगर पूछता है तो गुप्त वंश का श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, इसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था और उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। और इसके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक रामगुप्त नामक शासक आते हैं
जो कि बहुत ही कमज़ोर या भीर प्रवृत्ति के थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों से बचाया था। ध्रुव स्वामिनी को शकों ने ये डिमांड की थी रामगुप्त से कि आप गुप्त वंश की लक्ष्मी को हमको दे दीजिए, तो ये संधि हम लोग मान लेंगे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुवसामिनी को बचाया था और उससे विवाह भी आगे चल करके कर लिया। तो यहाँ पे और उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आते हैं। तो ये क्रम इसमें सही है। तो इस तरह से इनके पत्नियों के नाम क्या थे ये आप बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी और ये लिच्छवि गणराज्य की कुमारी थी। चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी कुमार देवी, वो लिच्छवि गणराज्य की राजकुमारी थी। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो इस विकल्प में बी और सी विकल्प आपके सामने आ रहा है। इसमें ए में दोनों में 3 दिया हुआ है। अब इस 2 विकल्प में एक होगा। पहला विकल्प गलत है, नहीं होगा। डी वाले विकल्प में भी संभावना नहीं है, बी और सी विकल्प है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, और किसी का अगर आपको नाम मालूम हो तो ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी, समुद्रगुप्त का पत्नी का दत्ता देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का अनंत देवी था। तो समुद्रगुप्त का दत्ता देवी अगर आप यहाँ मिलान करिए, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, तो ये बी का पहला हो गया, बी का पहला, सी का ए का तीसरा। तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगर 4 में से आपको 2 भी मालूम होगा तो आप ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद सी का दूसरा देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का कुबेर नागा था और ये नागवंशी राजकुमारी थी। कुबेर नागा नागवंशी राजकुमारी थी और इस तरह से कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी था। तो ये ध्यान रखिए, गुप्त वंश की राजाओं के पत्नियों का नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में पूछा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इसमें भारतीय राज शासन का विवरण मिलता है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो अब इसमें से आपको कथन चुनने हैं। तो केवल 1, केवल 2 और 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और कौटिल्य का 2 अन्य नाम और मिलता है। एक नाम है चाणक्य, कौटिल्य का एक नाम चाणक्य है और एक नाम विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी कौटिल्य का एक नाम है और कौटिल्य को एक उपाधि दी गई थी द्विजर्षभ। द्विजर्षभ भी कौटिल्य को कहा जाता है। द्विजर्षभ का मतलब है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं? चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये फेमस हैं और उसके साथ साथ इनको द्विजर्षभ भी कहा गया है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके प्रधानमंत्री या सलाहकार थे और उनके गुरु भी थे और उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। और अर्थशास्त्र में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में विशद वर्णन किया गया है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र पूरी तरह से एक राजनीतिक ग्रंथ है और इसमें प्रशासन से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। इसमें भू राजस्व व्यवस्था से भी चीज़ें, भू राजस्व, अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सैनिक व्यवस्था, विदेश नीति, इन सब चीज़ों का विशद वर्णन मिलता है। इस तरह से इसमें कथन सही हैं। ठीक है।
एक क्वेश्चन ये आप फैक्ट याद रखिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अर्थशास्त्र को चाणक्य की रचना नहीं मानते हैं। इसमें हैं आरजी भंडारकर, विंटर नीज, जॉली स्टेन और कीथ। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि आरजी भंडारकर कुछ जैसे विद्वान ऐसे हैं जो उनकी रचना नहीं मानते हैं, लेकिन ये पूछा जाना बहुत ही कम उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? इब्न बतूता, अल बरूनी, फरिश्ता, अबुल फजल। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया गया है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इब्न बतूता। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था। 1333 ईस्वी में दिल्ली में आया और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये काजी के रूप में नियुक्त किया गया था। काजी अर्थात न्यायाधीश के रूप में 10 वर्षों तक कार्य किया था। और इसकी प्रसिद्ध कृति रेहला है, रेहला। और इसी में रेहला में उसने दिल्ली को बृहद व भव्य शहर बताया है। ठीक है, उसने कहा था कि ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे उत्कृष्ट शहर था। तो यहाँ पे आपको इब्न बतूता के बारे में 3-4 चीज़ें जान लेनी चाहिए कि ये पहला कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। दूसरा नंबर किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तीसरा, ये काजी के रूप में, दिल्ली के काजी के रूप में 10 वर्षों तक इसने कार्य किया था, काजी मतलब न्यायाधीश के रूप में। और चौथा पॉइंट है, इसका जो यात्रा वृत्तांत है रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी में इसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों के रूप में उल्लिखित किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जीआईसी के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे यूपी पीसीएस का प्री दे रहे हों, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ भी ये प्रश्न आ सकते हैं। इनकी आने की प्रबल संभावना है। तो ये आप मत सोचिए कि ये सिर्फ जीआईसी बस में पूछे जाएंगे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, डलहौजी को? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया था। और 1882 से भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। उस समय लॉर्ड रिपन थे और लॉर्ड रिपन को अंग्रेज वायसरायों में एक उदारवादी वायसराय माना जाता था। उदारवादी वायसराय माना जाता था। इस तरह से इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन उदारवादी ब्रिटिश वायसरायों में से एक थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, एक जहाज का, एक इमारत का, या एक टापू का? तो यह एक टापू का नाम था। जब अंग्रेज और बंगाल के नवाबों के बीच कोई झड़प होती थी, अंग्रेज और बंगाल के नवाबों के बीच कोई झड़प होती थी, तो अंग्रेज लड़ाई में पराजित होते थे और बंगाल की खाड़ी में स्थित फुल्टा द्वीप में चले जाते थे। बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप था, वहाँ चले जाते थे, जहाँ बंगाल के नवाब अपने नौसैनिक के द्वारा इनका पीछा नहीं करते थे और ये बार बार बंगाल के नवाबों को परेशान करते थे। ठीक है, तो फुल्टा द्वीप का उल्लेख इसी तरह आता है, जो कोलकाता से 20 मील की दूरी पर था। तो ये है, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए
क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? बिहार के एक शासक थे राजा राम नारायण। राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने एक सेना भेजी थी, और यह किसकी अध्यक्षता में सेना बनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेजर आयर कूट। यहाँ पे कूट बस लिखा हुआ है, तो मेजर आयर कूट, मेजर आयर कूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसने राजा राम नारायण के विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, और यह 1758 में पटना में एक दरबार आयोजित किया गया था इसी संदर्भ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किसे औरंगजेब ने ढूंढा था? जो हिंदू था। वह हिंदू कौन था जो लिपिबद्ध करना था औरंगजेब को अपने विजयों को? तो उसमें ईश्वरदास नागर का नाम आता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी आता है। तो अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को चुना, और इनकी एक रचना है जिसको फुतुहात-ए-आलमगीरी कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से औरंगजेब की जो विजय गाथा है वो फुतुहात-ए-आलमगीरी के नाम से जानी जाती है। फुतुहात-ए-आलमगीरी के नाम से औरंगजेब की विजयों की रचना ईश्वरदास नागर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उल्लेख किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जो कि लिटन के कार्यकाल में आया था। वायसराय उस समय लिटन थे, और इसको गला घोट अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गला घोट अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें पत्रिकाओं के सेंसरशिप को लागू किया गया था। तो इसमें किसने इसको विपरीतगामी और असंगत कहा था? तो अरस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद के सदस्य थे, उन्होंने इसको विपरीतगामी और असंगत कहा था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अरस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद में उस समय सदस्य थे, उन्होंने लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को विपरीतगामी और असंगत कहा था। और इसके साथ साथ भारत में एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। एस.एन. बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता का जो आख्यान है, जो वर्णन है, वो किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद? तो इसमें कठ उपनिषद में नचिकेता के आख्यान का उल्लेख मिलता है, जिसमें यम के द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। यम के द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। जबकि छांदोग्य उपनिषद में जाबाल, सत्यकाम जाबाल की कथा मिलती है। सत्यकाम जाबाल, ये भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। सत्यकाम जाबाल जो कि ब्राह्मण गौतम ऋषि के शिष्य थे। सत्यकाम जाबाल ब्राह्मण गौतम ऋषि के शिष्य थे, और इनकी माता का नाम जाबाली था। और गौतम के पूछने पर इन्होंने अपने पिता का नाम नहीं बता पाए और माता का नाम जाबाली बताया, और गौतम ने इनको ब्राह्मण मानते हुए इनका पूरा नाम सत्यकाम जाबाल रख दिया। और इस तरह से छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम और जाबाल के बीच एक वार्तालाप का वर्णन मिलता है, जबकि नचिकेता का आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को
आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। जो भारत में मिशनरियां आई थीं और लगातार धर्म परिवर्तन करा रही थी, तो उसको आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा किसने कहा था? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली भारत में गवर्नर जनरल थे और उन्होंने आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा मिशनरी गतिविधियों को माना था। और इंग्लैंड से आई बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड को माना जाता है, जिन्होंने कलकत्ता से अपना कार्य शुरू किया। बैप्टिस्ट मिशनरियों में जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कलकत्ता से अपना कार्य शुरू किया था। और लॉर्ड बेलेजली ने इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर इनको कलकत्ते में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि किसने ईसाई मिशनरियों को कलकत्ते में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो वो थे लॉर्ड बेलेजली, और ऐसा उसने इसलिए किया था कि इनको शांति के लिए खतरा मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय की जांच के लिए आयोग बना था और यह लॉर्ड कर्जन के समय में बना था। लॉर्ड कर्जन का उस समय कार्यकाल था और लॉर्ड कर्जन के समय में ही सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था और ये लॉर्ड कर्जन के समय में बना था। इसके अध्यक्ष सर टॉमस रैले थे और इन्हें थॉमस रेलिंग भी कहा जाता है। थॉमस रेलिंग भी कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका थॉमस रेलिंग है। ठीक है, तो थॉमस रेलिंग है। इसमें विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों में कुछ प्रमुख सुधार के लिए बातें कही गई थी। एक फेमस क्वेश्चन है कि यंग हस्बैंड मिशन लॉर्ड कर्जन के समय में कहाँ भेजा गया था? यंग हस्बैंड मिशन बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, जो कि तिब्बत भेजा गया था। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन लॉर्ड कर्जन के समय में भेजा गया था। ये इसमें दिया नहीं गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो कहाँ हुए थे? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लंदन। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। अब इनको गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक राउंड टेबल होती थी जो कि एक गोल मेज होती थी और उसके चारों तरफ सदस्य बैठते थे और समस्याओं पर वार्तालाप करते थे, इसलिए इसको गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गोल मेज के चारों तरफ बैठ के लोग समस्याओं के बारे में बात करते थे, इसीलिए इसको गोल मेज कहा गया। और गोलमेज सम्मेलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो आपका 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच हुआ था। 12 नवंबर 1930 से 31 के बीच में हुआ था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु इसमें कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी। कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुई थी, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 से 1900 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ, गांधी जी ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो कांग्रेस ने प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया और तीसरे का भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया। एकमात्र व्यक्ति जिसने तीनों में भाग लिया था तो वो थे आपके B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर ने तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ठीक है,
वह महिला कौन सी थी जिसने भारतीय महिलाओं की समस्या को राउंड कॉन्फ्रेंस में उठाया था? तो उसमें आपको नाम देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ठीक है, वह महिला कौन सी थी जिसने राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में भारतीय महिलाओं की समस्या के बारे में सवाल उठाए थे? ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए लगभग आपको इसमें 10 से 12 क्वेश्चन करवाए गए हैं। ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस लिहाज से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपका काम ये है कि इसको सही से आप एक बार देख लें, सुन लें और नोट कर लें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।